Assalamu alaikum, this is Shehbaz Ali and I welcome you all on my YouTube channel शिकातो फिजिक्स अकेडमी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो जैसे कि आपको पता है यूनिट 5 फोर्सेस एंड मैटर, हमने इसके कंप्लीट लेक्चर जो है अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर दिए हैं। उम्मीद है आपने देखे होंगे और समझे होंगे। तो आज इस चैप्टर को ख़त्म करते हुए इसकी जो सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन हैं और जो MCQs है वो सॉल्व करने वाले हैं। तो चलें शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो सवाल है यहाँ पे कहता है an elastic spring is 70 centimeter long. When it is stretched by hanging some load, its length increases to 100 centimeter. Calculate its extension. तो यहाँ पे कहता है एक इलास्टिक स्प्रिंग है जिसकी जो लेंथ है, मतलब एक स्प्रिंग है जो कि 70 सेंटीमीटर लॉन्ग है। जब उसको खींचा जाता है, स्ट्रेच किया जाता है, तो उसकी जो है लेंथ जो है वो 70 सेंटीमीटर से बढ़ के 100 सेंटीमीटर हो जाती है। तो उसमें एक्सटेंशन कितनी आ रही है? तो बहुत ही ईजी है। 70 सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर हो जाती है तो 30 सेंटीमीटर की एक्सटेंशन आ जाती है। या तो फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि आप 100 से 70 माइनस कर दें तो ये आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कहता है टेबल 5.2 shows the results of an activity to stretch in elastic spring. Complete the table and draw the graph between to represent this data. तो यहाँ पे ये एक टेबल है जिसमें बताया जाता है कि जब लोड हम जो है हैंग करते हैं किसी भी एक स्प्रिंग के ऊपर तो उसमें एक्सटेंशन आती है। ठीक है। तो हमें ये टेबल कंप्लीट करनी है अकॉर्डिंग टू दिस डेटा। तो यहाँ पे कहता है जब लोड 0 है तो उसकी लेंथ 30 सेंटीमीटर है, एक्सटेंशन भी 0 है। जब लोड हमने पुट किया 1 न्यूटन का तो उसकी लेंथ 30 सेंटीमीटर से 32 सेंटीमीटर हो गई, मतलब एक्सटेंशन कितनी आई? 2 सेंटीमीटर की आई। ठीक है। तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, सेंटीमीटर लिखें या ना लिखें यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद जब लोड 2 न्यूटन पुट करते हैं तो 34 हो जाती है, मतलब 4 सेंटीमीटर की चेंज आ गई। फिर 3 पुट करते हैं तो 36 हो जाती है, मतलब 6, फिर 8, फिर 10। तो यहाँ पे थोड़ी सी जो है वो चेंजिंग आ जाती है। ठीक है। वो कैसे? 40 से 42 होना चाहिए पर यहाँ पे 41.5 जो है वो हो जाती है लेंथ, मतलब यहाँ पे 10 के बाद 11.5 सेंटीमीटर की जो एक्सटेंशन आ जाती है जब हम 6 न्यूटन का लोड पुट करते हैं। उसके बाद 7 न्यूटन का पुट करते हैं तो 42 हो जाती है, मतलब 12। ठीक है। फिर 8 न्यूटन का पुट करते हैं तो 43, मतलब 13 सेंटीमीटर की जो है एक्सटेंशन आ जाती है। तो ये टेबल हमने फिल कर दी है। तो इसमें दिखा रहा है जैसे ही हम लोड पुट करते जाते हैं किसी भी स्प्रिंग के ऊपर, उसमें एक्सटेंशन जो है वो बढ़ती जाती है। जैसे पहले लोड में 2, 4, 6, 8, 10, फिर 11.5, फिर 12, फिर 13। ठीक है। तो इस टेबल को हमने फिल कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू पुल अ स्प्रिंग टू अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, द स्प्रिंग कांस्टेंट इज 15 न्यूटन पर मीटर। तो यहाँ पे कहता है कि कितना फोर्स चाहिए अगर हमें एक स्प्रिंग को 30 सेंटीमीटर का एक्सटेंशन देना है, मतलब उसमें एक्सटेंशन जो आनी चाहिए वो 30 सेंटीमीटर की आनी चाहिए और स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू जो है वो है 15 न्यूटन पर मीटर। ठीक है। तो यहाँ पे कितना फोर्स लगाना चाहिए? तो यहाँ पे हुक्स का इस्तेमाल करेंगे, F = kx। ठीक है। तो k का वैल्यू हमें पता है 15 है और x एक्सटेंशन का वैल्यू हमारे पास है 30 सेंटीमीटर, पर यहाँ पे हमें इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि ऐसा यूनिट मीटर है। तो 30 को मीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब आप 30 को 100 से डिवाइड करेंगे तो आपका वैल्यू आएगा 0.3। ठीक है। 15 को आप 0.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वैल्यू आएगा 4.5 न्यूटन। न्यूटन क्यों? क्योंकि यहाँ पे फोर्स है। ठीक है। तो फोर्स का यूनिट न्यूटन हो गया। तो 4.5 न्यूटन का फोर्स रिक्वायर्ड है जब किसी भी जो बॉडी को, किसी भी स्प्रिंग को आपको जो है एक्सटेंड करना है 30 सेंटीमीटर तक और उसका स्प्रिंग कांस्टेंट 15 है, तो आपको जो फोर्स लगाना पड़ेगा उसके ऊपर या लोड देना पड़ेगा वो 4.5 न्यूटन का लेना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ स्प्रिंग। तो स्प्रिंग एक बहुत ही यूजफुल हमारे पास एक ऐसे समझें ऑब्जेक्ट है जो कि हम बहुत ही जगह पे इस्तेमाल करते हैं। तो उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। तो 2 प्रॉपर्टीज हमें जो देखनी है या हम चाहते हैं कि हो, तो उसमें इलास्टिसिटी बहुत ही ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है। स्प्रिंग के पास इलास्टिसिटी होनी चाहिए और जो उसका मॉड्यूलस होना चाहिए वो उतना ही कम होना चाहिए। तो
अगर आपको स्प्रिंग जो है वो उसकी जो मैक्सिमम लेवल तक उसकी जो है प्रॉपर्टी इस्तेमाल करनी है या एबिलिटी इस्तेमाल करनी है, तो उसकी इलास्टिसिटी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए और उसका जो मॉड्यूलस है वो कम से कम होना चाहिए। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए स्प्रिंग के अंदर, मतलब हाई इलास्टिसिटी एंड लो मॉड्यूलस। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 जो है उसमें कहा जाता है यूज द आइडिया ऑफ प्रेशर टू एक्सप्लेन द फॉलोइंग। तब हमें इन तीनों में जो है प्रेशर का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करके इस तीनों जो है तीनों जो स्टेटमेंट है उसको जो है हमें एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट है शार्क्स एंड क्रोकोडाइल्स हैव शार्प टीथ। तो जो है शॉक्स होती है और जो है क्रोकोडाइल्स होते हैं उनकी जो टीथ होते हैं वो बहुत ही शार्प होते हैं। उनसे क्या होता है, उनका जो एरिया होता है टिप का वो बहुत ही वहाँ पे शार्प होते हैं, तो प्रेशर बहुत ही ज़्यादा एग्जर्ट होता है। क्योंकि आपको पता है प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया के, तो जितना एरिया कम होगा उतना प्रेशर ज़्यादा लगेगा। इसी वजह से शार्क को जो क्रोकोडाइल्स होते हैं वो शिकार बहुत ही आसानी से पकड़ लेते हैं। तो उसकी वजह ये है कि उनके जो टीथ होते हैं वो बहुत ही शार्प होते हैं, मतलब उनका एरिया बहुत ही कम होता है। जब एरिया कम होता है तो वो बहुत ही ज़्यादा प्रेशर अपने शिकार के ऊपर लगा सकते हैं। दूसरा है कैमल्स है वाइड फ्लैटेड फीट। कैमल्स जो हैं उनके जो वाइड फ्लैटेड फीट होते हैं, ठीक है, मतलब उनके जो फीट होते हैं बहुत ही वाइड होते हैं। अब जब उनके जो फीट होते हैं बहुत ही वाइड होते हैं तो क्या होता है, जब वो रेगिस्तान में जब दौड़ते हैं तो जब उनके फीट वाइड होने के वजह से जो प्रेशर लगता है वो बहुत ही कम लगता है। इसी वजह से उनके जो पैर है वो रेगिस्तान की जो है मट्टी के अंदर वो धंसते नहीं है। ठीक है, तो उनकी जो वाइड एरिया है फीट के वो इस तरीके से उनकी मदद करते हैं, भागने में उनकी मदद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है इफ यू वॉक ऑन द वुडन फ्लोर वियरिंग शूज विथ वेरी नैरो हील्स यू विल डैमेज द फ्लोर। डेफिनेटली ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, जब आप हील्स पहने घूमते हैं, ठीक है, यूजुअली जो वुमेन जो है हील्स पहनती हैं उनका जो एरिया होता है बहुत ही नैरो होता है, बहुत ही छोटा एरिया होता है। जब एरिया बहुत ही कम होता है तो वो बहुत ही ज़्यादा ग्राउंड पे प्रेशर एक्सर्ट करती है। जब प्रेशर एक्सर्ट ज़्यादा होगा तो वो ग्राउंड खराब हो जाता है। जैसे कभी आप ग्रास में घूमेंगी वियरिंग हील्स या किसी भी एक फ्लैट रोड पे या फ्लैट कहीं पे ग्राउंड पे घूमेंगे तो आप वो ग्राउंड या फिर वो आपकी जो मार्बल होगी या कोई भी चीज़ होगी जिससे वो ग्राउंड बना हुआ है वो ख़राब हो सकता है, क्योंकि उस पर प्रेशर बहुत ही ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो ये जो है प्रेशर का कॉन्सेप्ट था तीनों जो है इन स्टेटमेंट में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जाता है अ वुडन ब्लॉक ऑफ डायमेंशन 0.5 मीटर 0.6 मीटर इंटू 0.1 मीटर kept on the ground has a mass of 200 kg, calculate the maximum pressure acting on the ground। मतलब एक वुडन ब्लॉक है जिसकी जो डायमेंशन है, मतलब लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट ये है, और उसका जो वजन है वो 200 kg है। उसका जो प्रेशर है वो ग्राउंड पे कितना लगेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, डेटा जो दी हुई है डायमेंशन वो 0.5 इंटू 0.6 इंटू 0.1, ठीक है, मास हमारे पास 200 kg दिया हुआ है, प्रेशर मालूम करना है। तो प्रेशर के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, आपको पता है प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया के। तो सबसे पहले तो फोर्स और एरिया हमें मालूम करना पड़ेगा। तो फोर्स कैसे मालूम करें, जब मास गिवन हो तो फोर्स हम मालूम कर सकते हैं। आपको पता है वेट भी फोर्स ही है, तो वेट बराबर होता है m इंटू जी, मास इंटू ग्रेविटी। तो मास 200 kg है और ग्रेविटी आपको पता है 9.8 है, जिसे हम राउंड ऑफ 10 लेते हैं। तो जब दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको फोर्स मिल जाएगा 2000 मीटर। अब एरिया मालूम करते हैं। एरिया आपको पता है लेंथ इंटू विड्थ, तो ये लेंथ है ये विड्थ है, दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एरिया मिल जाएगा 0.3 मीटर स्क्वायर। ठीक है, जब अब आपको ये जो है एरिया मिल गया, अब आप क्या करेंगे, आप प्रेशर का फार्मूला अप्लाई करेंगे। प्रेशर का फार्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स हमारे पास है 2000 न्यूटन और एरिया हमारे पास है 0.3। जब दोनों को आप डिवाइड करेंगे तो आपका वैल्यू आएगा 6666.6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं पास्कल। मतलब वो जो ब्लॉक है जिसका वजन 200 kg है वो ग्राउंड पे इतना जो है प्रेशर एग्जर्ट करेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पे आपको कहा जाता है इफ द डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज 1150 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है, कैलकुलेट द प्रेशर ऑन द बॉडी ऑफ 50 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ सी। मतलब एक डेंसिटी है किसी भी वाटर, वैसे तो डेंसिटी ऑफ वाटर होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब, पर यहाँ पे सी वाटर है क्योंकि सी में बहुत सारा जो है वो साल्ट होता है, इसी वजह से उसकी डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे जो उसकी डेंसिटी है वो ज़्यादा है 1150 kg पर मीटर क्यूब, और हमें जो है डेप्थ में 50 मीटर डेप्थ में उसका जो प्रेशर है तो सी का, वाटर का, लिक्विड का,
वो हमें मालूम करना है। तो चलें मालूम करते हैं। मैंने ये सॉल्व किया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखें। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, ये देखें डेंसिटी है हमारे पास 1150 kg पर मीटर क्यूब और हमारी डेप्थ जो है वो 50 मीटर है। ग्रेविटी आपको पता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है और हमें प्रेशर मालूम करना है। ठीक है, तो प्रेशर इन लिक्विड हमने जो पढ़ा हुआ है उसका जो फार्मूला होता है वो 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है, डेप्थ, डेंसिटी एंड ग्रेविटी। तो डेप्थ हमारे पास है 50, डेंसिटी हमारे पास है 1150 और ग्रेविटी हमारे पास है 10, वो कांस्टेंट होती है। ठीक है, जब तीनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वैल्यू आएगा 575000 पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मतलब वो जो लिक्विड है 50 मीटर की डेप्थ पे इतना जो है प्रेशर किसी भी बॉडी पे अप्लाई करेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, डैम होल्ड्स वाटर एट हाई एल्टीट्यूड, द वॉल्स ऑफ द डैम आर मेड वाइडर एट द बेस, एक्सप्लेन व्हाई। तो डैम क्या होता है? डैम एक ऐसी चीज होती है जिसमें हम पानी जो है वाटर स्टोर करते हैं। वो कहता है जब वॉल्स ऑफ द डैम जो होती है वो बॉटम में जो बेस में वो वाइड बनाई जाती है। क्यों बनाई जाती है वाइड? क्योंकि आपको पता है प्रेशर जो होता है, जैसे ही आप डेप्थ में जाएंगे प्रेशर ऑफ द लिक्विड, प्रेशर ऑफ द वाटर इंक्रीज होता जाता है। इसी वजह से उसकी जो दीवारें होती है वो वाइड बनाई जाती है क्योंकि प्रेशर हाई होता है। ठीक है, तो ये जो डैम होती है वो बॉटम में वाइड बनाया जाता है, जिसकी वजह से, क्योंकि जो वाटर का प्रेशर होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, इसी वजह से उनकी जो दीवारें होती है वो वाइड बनाई जाती है। चलें आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है जो कि एक न्यूमेरिकल है, जो कि कहता है इन हाइड्रोलिक प्रेस, एक हाइड्रोलिक प्रेस है, प्रेस का मतलब है जो किसी भी चीज़ को, स्क्रैप को, कॉटन को प्रेस करने के लिए इस्तेमाल होती है। A force of 100 Newton is applied on the pump of cross-sectional area 0.01 meter square. ठीक है, find the force that compresses the cotton ball placed on the large piston of cross-sectional area 1 meter square. तो यहाँ पे कहा जाता है कि यहाँ पे फोर्स लगता है 100 न्यूटन का। ठीक है, पंप पे उसका जो एरिया है वो 0.01 मीटर स्क्वायर है। कहता है जब एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, मतलब जब कॉटन को जो है वो प्रेस किया जाता है तो उसका जो एरिया है वो 1 मीटर स्क्वायर है, तो वहाँ पे फोर्स उस पर कितना लगेगा वो हमें मालूम करना है। तो चलें, ये भी मैंने सॉल्व किया हुआ है, यहाँ पे आपको बताते हैं। नंबर 11 का, जिसमें है फोर्स हमें जो पहले फोर्स दिया हुआ है वो 100 न्यूटन का दिया हुआ है और उसका एरिया जो है 0.01 मीटर स्क्वायर है और एरिया 2 जो है हमारे पास वो 1 मीटर स्क्वायर है। हमें वहाँ पे फोर्स मालूम करना है। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यूज होता है वो पास्कल लॉ का इस्तेमाल होता है, जिसमें हमें कहा जाता है कि प्रेशर इन द लिक्विड हमेशा सेम रहता है, मतलब जहाँ कहीं भी आप प्रेशर लगाएंगे वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हमें प्रेशर मालूम करना पड़ेगा यहाँ पे। तो प्रेशर का फार्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स आपको पता है 100 न्यूटन है और एरिया हमारे पास है 0.01। जब आप डिवाइड करेंगे तो प्रेशर जो आएगा वो 10,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो पिस्टन पे प्रेशर लगता है वो कितना लगता है? 10,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चलिए अब कॉटन बेल पे प्रेशर मालूम करते हैं, सॉरी फोर्स मालूम करते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट यूज होगा यहाँ पे, आप देखें। तो यहाँ पे प्रेशर का फार्मूला ही इस्तेमाल होगा, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, हमें क्या मालूम करना है? फोर्स मालूम करना है, आपको पता है। तो ये जो ए है डिवाइड में यहाँ पे आएगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो फोर्स का फार्मूला बन जाएगा P इंटू ए। तो आपको पता है प्रेशर तो सेम ही होता है ओवरऑल पास्कल लॉ के हवाले से। आपने पता है अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ कि प्रेशर जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो प्रेशर तो हमने मालूम किया था 10,000 और उसका जो एरिया था वो 1 था। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको फोर्स मिलेगा 10,000 न्यूटन। ठीक है, मतलब जो कॉटन के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो 10,000 न्यूटन लगेगा, पर प्रेशर दोनों में सेम होगा। जैसे ऊपर हमने प्रेशर मालूम किया है जो है 10,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वैसे ही अगर आप इस केस में भी मालूम करेंगे, यहाँ पे देखें फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स हमारे पास आया 10,000 और उसका एरिया जो है वो 1 है, फिर भी आपका 10,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही आया। मतलब प्रेशर सेम ही रहेगा, प्रेशर इज इक्वल एट बोथ साइड्स। प्रेशर जो है वो इक्वल ही रहेगा, प्रेशर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, पर फोर्सेस चेंज होगी। एरिया बढ़ाएंगे तो फोर्स भी आपको बढ़ा हुआ मिलेगा। ठीक है, जैसे पहले एरिया था 0.01 तो फोर्स था 100 न्यूटन, जैसे ही एरिया आपने बढ़ा दिया 1 कर दिया तो फोर्स भी बढ़ गया, 10,000 हो गया। ठीक है, चलें लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आखिरी क्वेश्चन है
इस सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें कहा जाता है राइट डाउन द नेम्स ऑफ 4 मशीन दैट यू हैव बीन वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पास्कल्स लॉ। पास्कल लॉ पे 4 ऐसी मशीनों के नाम लिखने हैं जो कि पास्कल लॉ पे जो है बेस करती हैं। तो सबसे पहले बहुत ही जो है कॉमन है हाइड्रोलिक लिफ्ट, जो कि लिफ्ट के लिए इस्तेमाल होती है, कोई भी हैवी लोड लिफ्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है। हाइड्रोलिक प्रेस है, ठीक है, हाइड्रोलिक जैक है, उसके बाद फोन लिफ्ट हैं। तो ये सारी ये 4 मशीनें हैं, वैसे तो बहुत सारी हैं पर यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है वो 4 मशीनों की है। हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक जैक और जो है फोन लिफ्ट, ये मशीनें हैं कुछ जो कि हम पास्कल लॉ पे बेस करती हैं। तो चलें एमसीक्यूज सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो है 9 एमसीक्यूज है। तो सबसे पहला एमसीक्यूज है, यहाँ पे कहता है द स्प्रिंग इन ब्रेक्स एंड क्लचेस आर यूज्ड। स्प्रिंग किन के लिए इस्तेमाल होता है? टू रिस्टोर ओरिजिनल पोजीशन। बिल्कुल, ओरिजिनल पोजीशन रिस्टोर करने के लिए हम जो है ब्रेक्स जो है क्लचेस में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ब्रेक्स में और क्लचेस में। क्वेश्चन नंबर 2 है इफ मटेरियल रिकवर्स ओरिजिनल डायमेंशन व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज रिमूव्ड, दिस डिफॉर्मेशन इज नोन एज डैश डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन का मतलब है चेंज। जब वो ओरिजिनल पोजीशन वापस हासिल करे, जब हम फोर्स रिमूव करते हैं, तो उस डिफॉर्मेशन का नाम क्या है? उस डिफॉर्मेशन का नाम है इलास्टिक डिफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज मोर इलास्टिक? रबर, ग्लास, स्टील एंड वुड। तो स्टील सबसे ज्यादा इलास्टिक है। क्वेश्चन नंबर 4 है इफ स्प्रिंग स्ट्रेचेस इजीली देन इज स्प्रिंग कांस्टेंट। जब आप स्प्रिंग जो है वो स्ट्रेच करते हैं तो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है? ज्यादा होता है या कम होता है? यहाँ पे आप देख सकते हैं एफ इज इक्वल टू के एक्स। इसका मतलब ये है कि एफ और के जो है कांस्टेंट जो है दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब आप इजीली जब स्ट्रेच कर लेते हैं, मतलब फोर्स कम लगाते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि के भी कम होगी, ठीक है, के का वैल्यू भी स्मॉल होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्मॉल। What is the unit of spring constant? Unit of spring constant is Newton per meter square, या उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है द स्प्रिंग obeys Hooke's law for the earlier extension when the spring become damaged it does not appear to do so। फिगर यहाँ पे दी हुई है, estimate from the graph after addition of which weight and spring damaged। तो यहाँ पे कहता है कि एक लेवल तक, एक लिमिट तक स्प्रिंग जो है वो हुक्स लॉ को फॉलो करता है, उसके बाद नहीं करता। तो इस ग्राफ में देखते हुए हमें ये मालूम करना है कि किस पॉइंट तक हुक्स लॉ जो है वो जो है ओबे करता है। तो यहाँ पे जब तक स्ट्रेट लाइन है, ये जैसे कि आप देख सकते हैं, जब तक स्ट्रेट लाइन रहेगी तब तक ओबे जो है हुक्स लॉ ओबे होगा, उसके बाद नहीं होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं फोर्स जो है 8 न्यूटन है, तो 8 न्यूटन तक हुक्स लॉ ओबे होता है, उसके बाद जो है वो डैमेज हो जाता है। तो यहाँ पे इसकी जो इलास्टिक लिमिट है, फाइनल लिमिट है, वो 8 न्यूटन तक है, मतलब 8 न्यूटन तक जो है वो हुक्स लॉ ओबे होगा, उसके बाद नहीं होगा। तो ऑप्शन बी रहेगा इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ प्रेशर? इज नॉट अ यूनिट ऑफ प्रेशर। इन चारों में से ऐसा कौन सा यूनिट है जो कि प्रेशर का यूनिट नहीं है? तो हमने पढ़ा हुआ है पास्कल, बार, एटमॉस्फेयर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये तीनों जो है यूनिट है, न्यूटन ही है जो कि फोर्स का यूनिट है, प्रेशर का नहीं है। तो इसमें डी रहेगा ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 8 है इफ द मेटल ब्लॉक अप्लाई द फोर्स ऑफ 20 न्यूटन ऑन द एरिया ऑफ 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द प्रेशर बीइंग अप्लाइड बाय द ब्लॉक ऑन द एरिया ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पे कहता है कि एक मेटल ब्लॉक है जो कि फोर्स अप्लाई कर रहा है, ठीक है, 20 न्यूटन का, कितने एरिया पे? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया पे। तो आपको प्रेशर बताना है कि वो प्रेशर कितना जो है वो लगा रहा है। प्रेशर का फार्मूला आपको पता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। फोर्स तो हमारे पास है 20 न्यूटन, ठीक है, एरिया हमारे पास है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। वैसे तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर को, पर यहाँ पे भी सेंटीमीटर स्क्वायर ही, इसी वजह से हमें कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आंसर को देख के हमें कन्वर्ट करना है या नहीं करना वो सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पे नहीं करेंगे हम, ठीक है। तो 5 को डिवाइड करेंगे 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे न्यूटन, तो 5 की टेबल 20 पे जाएगी 4, तो ये हो जाएगा 4 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका जो आंसर है वो है 4 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 9 है जो कि लास्ट एमसीक्यू है यहाँ का।
The figure 5.13 shows the container with the 3 spouts. The container is filled with water. Jets of water pour out of the spouts. Why does the jet of water from the bottom spout goes furthest out from the container? तो यहाँ पे कहता है एक कंटेनर है जिसमें 3 होल हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉटम में जो होल है उसमें जो प्रेशर है बहुत ही ज़्यादा है, वो सबसे दूर जा रहा है पानी। और जो टॉप पे जो है होल है उसमें जो है प्रेशर बहुत ही कम नज़र आ रहा है, ऐसा क्यों? मतलब बॉटम में ये पूछ रहा है इसका प्रेशर हाई क्यों है, ठीक है, वो बहुत ही दूर क्यों जा रहा है। तो इसका जवाब ये है कि जैसे ही डेप्थ में हम जाते हैं, कोई भी किसी भी लिक्विड का जो प्रेशर है वो डेप्थ पे डिपेंड करता है, तो जैसे ही डेप्थ बढ़ाएंगे उसका प्रेशर भी बढ़ेगा। तो इसी वजह से यहाँ पे डेप्थ मैक्सिमम है, इसी वजह से उसका प्रेशर भी मैक्सिमम है। तो यहाँ पे होगा प्रेशर डिक्रीजेज विथ डेप्थ, ये गलत है। प्रेशर इंक्रीजेज विथ डेप्थ, तो प्रेशर जो है वो इंक्रीज होता है विथ डेप्थ। तो ये जो थे आपके जो सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन थे और एमसीक्यूज हैं वो हल हो चुके हैं। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी रह गई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम जो है चैप्टर नंबर जो 6 है वो स्टार्ट करेंगे। So take care, meet you in the next lecture. Thank you very much.